मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये है क्लास 10 का हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इस चैप्टर में देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 40 से 50% का क्वेश्चन हिस्ट्री से इसी सेक्शन से आएगा, इसी चैप्टर से। इसीलिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये हिस्ट्री का। तो ये क्लास 10th है, क्लास 10 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, नेशनलिज्म मतलब अपने देश के प्रति प्यार इंडिया में कैसे लोगों के बीच आया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 4 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक का नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो ये फर्स्ट टॉपिक में हम लोग इन तीनों चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड। हम लोग जानते हैं कि 1914 से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में होने के बाद इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन इंडिया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या पड़ा इंडिया में? पहला तो हुआ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। मतलब देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो ब्रिटेन भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में था और उसको बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर चाहिए था, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो उसके लिए दूसरा क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी को उसने इंक्रीज़ कर दिया। अब ब्रिटिश को पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे? तो पैसा लेकर के आएंगे कि कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे और क्या करने लगे कि फोर्सली रिक्रूट करने लगे सबको कि आप फोर्स में आइए, फोर्स में आइए, मतलब आर्मी का हिस्सा बनिए और फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़िए। रूरल एरिया में जितने भी लोग होते थे उनको फोर्सली आर्मी में लाया जाता था। तो ये होने लगा फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अच्छा, ये क्यों हो रहा था इसके बारे में समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो ब्रिटिश लोगों को आर्मी चाहिए था, लोग चाहिए थे लड़ने के लिए, पैसा चाहिए था और बहुत ज़्यादा डिफेंस में उनका खर्च हो रहा था। वो चीज़ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स को बढ़ाया और फुल्ली लोगों को भर्ती किया आर्मी में। सेकंड है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है 1918 एंड 1920 से लेकर 21 तक का जो ईयर गुजरा है इंडिया में, किस तरीके का गुजरा है। पहला तो इस साल में क्या हुआ कि क्रॉप फेल्ड हो गया, जिसकी वजह से मेनी पार्ट ऑफ इंडिया में, बहुत सारे पार्ट ऑफ इंडिया में क्रॉप जो है वो फेल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया क्रॉप का, जिसकी वजह से भुखमरी आ गया पूरे इंडिया में। और इस भुखमरी आने के बाद क्या हुआ कि इतने लोग 12 to 13 मिलियन पीपल मर गए। किसकी वजह से? तो फेमाइन और एपिडेमिक्स बीमारी से। ठीक है, एपिडेमिक्स क्या होता है? एपिडेमिक्स एक एरिया में जब कोई बीमारी बहुत तेज़ी से फैल जाए तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। और पैंडेमिक किसको बोलते हैं? जो पूरे दुनिया में, बहुत बड़े एरिया में, पूरा दुनिया में फैल जाए तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक। और एपिडेमिक एक एरिया में, ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया में। अभी देखिए, कोरोना वायरस जो है वो पैंडेमिक हो गया है क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो इस स्टेट में क्या हुआ कि लीडर अपील करने लगे सजेस्ट ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब क्या हुआ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गया, भुखमरी आ गया, लोग मरने लगे, खाने के लिए कुछ नहीं था और बीमारी से भी बहुत लोग मर गए। तो वहाँ के जो नए लीडर अपेयर हुए और नए लीडर ने सोचा कि अब हमको स्ट्रगल करना चाहिए कि इंडिया को आज़ाद करना चाहिए। तो आज़ादी में द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, देखिए आज़ादी में सबसे ज़्यादा सत्याग्रह का आइडिया काम आया। सत्याग्रह जो है होता है वो क्या होता है? वो नन वायलेंस होता है, जिसमें हम लोग वायलेंस नहीं करते हैं। ठीक है, आप ऐसा आज़ादी लेना है जो मतलब मांग करके, ऐसा नहीं कि लड़ करके आज़ादी लेंगे, उस तरीके का नहीं था। तो ये जो गांधी जी जो रिटर्न हुए 1915 में, देखिए जनवरी का टाइम था 1915 में, वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे परमानेंटली। आप देखिएगा कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो 2-3 बार इंडिया आए। ठीक है, 1908 के टाइम में इंडिया आए थे, तो वो परमानेंटली नहीं आए थे, इंडिया आए अपने फैमिली को लेकर के, फिर साउथ अफ्रीका चले गए। और 1909 में वो पहली बार जेल गए थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और उसके बाद परमानेंटली वो जनवरी में 1915 में वो इंडिया चले आए। तो इंडिया में उनका बहुत नाम था। अब नाम क्यों था? क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियन का मदद किए थे और वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। और वहाँ पे 2 इनका मैगज़ीन चलता था, यंग इंडिया न्यूज़पेपर चलता था।
जिसकी वजह से इंडिया के लोग गांधी जी के बारे में जानते थे। तो इन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, आते ही इन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। अब देखिए 1915 में तो आए, तो जब आए तो इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी, और जब इन गांधी जी को बोला गया कि यहाँ पे भी आप साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से मूवमेंट चलाए हैं वो इंडिया में भी चलाइए, तो गांधी जी को पैसे की ज़रूरत थी। तो इसमें बहुत सारे लीडर जो थे उन्होंने गांधी जी की मदद किया। तो गांधी जी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से किए सत्याग्रह मूवमेंट का, तो सब एक किसान सभा चल रहा था। किसान सभा में एक बिहार के फार्मर थे, वो गांधी जी से मिले और गांधी जी को बताया बिहार के बारे में, बिहार के चंपारण जिले के बारे में, कि वहाँ पे जो है नील की खेती की जाती करवाई जा रही है ज़बरदस्ती, जिससे वहाँ का ज़मीन जो है वो बंजर हो जा रहा है, तो आप वहाँ पे आकर के इसको रोकिए। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो चलाया था, तो वो कब चलाया था 1916 में। कहाँ? चंपारण, बिहार में, चंपारण में। टू हेल्प द पीजेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। प्लांटेशन सिस्टम मतलब होता है वैसा प्लांट जो छोटा पौधा वाला प्लांट, जैसे टी प्लांटेशन हो गया या नील की खेती जैसे इसको बोल सकते हैं। तो उस तरीके का प्लांटेशन को अपोज करने के लिए इन्होंने चलाया था। अच्छा एक चीज़ बताइए कि टी का प्लांटेशन जो ये नील की खेती जो यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था चंपारण में कि नील की खेती नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों यहाँ पे अपोज करते थे किसान लोग? सबसे पहला रीज़न है कि वहाँ पे नील की खेती जो होती थी, तो नील का जो पेड़ का जड़ होता है वो बहुत गहरे ज़मीन तक जाता है, और गहरे ज़मीन पे जा करके ज़मीन का जितना न्यूट्रिशन है, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो ज़मीन बंजर हो जाती है। और किसान नहीं चाहते थे कि अपने ज़मीन को बंजर करें, और फिर उस ज़मीन को 2-3 साल कुछ साल तक छोड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इसलिए किसान अपोज करते थे, वहाँ पे नील की खेती नहीं करना चाहते थे। और वहाँ के जो लोग थे वो किसान को पैसा देते थे, कर्ज देते थे कि आप नील का खेती अपने कुछ ज़मीन के पार्ट पे नील का खेती कीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती उनसे कराया जाता था। दूसरा 1917 में खेदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में उन्होंने सपोर्ट किया पीजेंट्स को। अब यहाँ पे जो गुजरात में क्या था कि पीजेंट्स लोग को काम कराया जाता था, जो लैंड लॉर्ड थे, लैंड ओनर थे, वो किसान से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और पैसा बहुत कम देते थे, जिसकी वजह से किसान ने आंदोलन शुरू कर दिया और गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया। फिर तीसरा जो इनका मूवमेंट था वो 1918 में था, अहमदाबाद में, गुजरात में, टू हेल्प द कॉटन मिल वर्कर के ख़िलाफ़, कॉटन मिल वर्कर के साथ, ठीक है, कि वहाँ जो कॉटन मिल वर्कर जो थे उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी, और उनको जो वर्कर फैसिलिटी मिलना चाहिए वो वर्कर फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्राइक होने लगा और गांधी जी ने इसका सपोर्ट किया। फिर उसके बाद क्या आया, 1918 तक तो हम लोग चले गए। 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। ये रॉलेट एक्ट है क्या? इट गिव द ब्रिटिश परमिशन इनफ पावर टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड पुट देम्स इन प्रिजन फॉर 2 years। ये रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि कोई ब्रिटिश ऑफिसर जब चाहे तब कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल सकता था बिना कोई रीज़न के, ठीक है, 2 साल के लिए, जिसका अपोज होने लगा, ठीक है। ये पेज नंबर 2 है, यहाँ पे हम पेज नंबर सब लिख दिए हैं कि आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प होगा और पता भी चलेगा कि हम लोग कौन से पेज में क्या पढ़ रहे हैं। तो रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ। गांधी जी उसके खिलाफ स्टार्ट करने लगे नेशनल वाइड सत्याग्रह फ्रॉम रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो रॉलेट नेशनल वाइड सत्याग्रह क्या हुआ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ में गांधी जी ने बहुत सत्याग्रह मूवमेंट चलाना शुरू कर दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी आप पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते बिना कोई रीज़न के, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आप क्यों डाल रहे हैं। तो नेशनल वाइड सत्याग्रह चल रहा था, तो रैलीज़ ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें बहुत सारा रैलीज ऑर्गेनाइज किया। वर्कर वेंट टू ऑन स्ट्राइक, वर्कर लोग स्ट्राइक पे जाने लगे इस एक्ट के खिलाफ। फिर जो है शॉप को क्लोज कर दिया गया, और 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल पुलिस फायर्ड इन पब्लिक्स प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। अब क्या हुआ, 10 अप्रैल का टाइम था, अमृतसर में पुलिस ने पब्लिक पे फायर कर दिया। अब पब्लिक लोग गुस्सा करके क्या करने लगे, पुलिस पे पथराव करने लगे
और बैंक पे पथराव करने लगे, ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन को बर्बाद करने लगे, पब्लिक वहाँ गुस्से में आकर के। तो मार्शल लॉ वाज इम्पोज। तब क्या किया गया, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ होता क्या है, मार्शल लॉ वो होता है जिसमें कंट्रोल जो है पूरा फुल कंट्रोल आर्मी के पास चला आता है, लोकल पुलिस से। और आर्मी जो है वो उसके उसके कमांडर कौन थे, तो जनरल डायर थे उस, ठीक है। अब मार्शल लॉ जैसे लागू हो गया तो आप है कि आप मिलिट्री रूल आप इसको समझ सकते हैं, या इमरजेंसी सिचुएशन, है ना। तो उसका जो कमांडर थे वो कौन थे, जनरल डायर, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब 13 अप्रैल को क्या हुआ, देखिए ये हुआ था आपका 10 अप्रैल को। अब उसके 3 दिन के बाद 13 अप्रैल को 2 डॉक्टरों को पकड़ लिया गया था, ठीक है। 2 डॉक्टर थे पंजाब में, उनको पकड़ लिया गया था। उनके अपोज में जलियांवाला पार्क में क्या हुआ, बैसाखी का दिन था, एनुअल बैसाखी डे था। कुछ लोग वहाँ पे मेला लगा हुआ था पार्क में, तो कुछ लोग उसमें आए थे बैसाखी डे मनाने के लिए, और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ में। तो वो कब कर रहे थे, 13 अप्रैल 1990 को। तो जलियांवाला में क्या हुआ कि जनरल डायर आए और सबको, दोनों जो भी पार्क का जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिए, और वहाँ पे गोली चलवा दिए, जिससे 20,000 के करीब लोग मर गए। और कितने सोल्जर थे, कितने सोल्जर को वो लेकर के आए थे जनरल डायर, तो तकरीबन 150 सोल्जर आए थे, और उन्होंने फायरिंग कर दिया, और 20,000 के लोग के आसपास लोग वहाँ पे मर गए जलियांवाला मैसकांड में, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम बवाल हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जो कांग्रेस लीडर थे इसके खिलाफ हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपना नाइटहुड्स की उपाधि को वापस कर दिए। गांधी जी को जो मिला था, जो भी अवार्ड्स जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया था, उसको भी गांधी जी ने वापस कर दिया ब्रिटिश को, और बहुत ज़्यादा ब्रिटिश का अपोज करने लगे। तो जनरल डायर को क्या किया गया, हटा दिया गया, और जनरल डायर को उस पोस्ट से हटा करके उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। और ठीक है, अब यहाँ पे खिलाफत इशू क्या है, देखिए खिलाफत इशू के बारे में पढ़ेंगे। अब ये समझ लीजिए कि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, इसका सोर्स देख लीजिए बुक में किस जगह से। तो बुक भी पढ़ना ज़रूरी है। आप बुक उठाइएगा तो देखिएगा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो मैंने ये चीज़ अभी आपको पढ़ा दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट में तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको ह्यूज इंसिडेंट्स हुआ था, काउज इनकम टैक्स ड्यूटी को बढ़ा दिया गया था, यहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे, और फोर्सली उसको आर्मी में इम्पोज किया जा रहा था। आइडिया ऑफ सत्याग्रह भी आपको हम पढ़ा दिया। गांधी जी कब आए थे, जनवरी में आए थे। देखिए ये जो है आपका एक फिगर दिया हुआ है वर्कर का, अफ्रीकन मार्च थ्रू द नवंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आपको पढ़ा दिए गांधी जी के बारे में। गुजरात में कौन कौन सा सत्याग्रह हुआ है, देखिए पहला तो हुआ था आपका चंपारण में, ठीक है, चंपारण में 1916 में। 1917 में आपका हुआ है कहाँ पे, खेदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और 1907 आपका उसके बाद किस जगह पे हुआ, 1918 में महात्मा अहमदाबाद में हुआ, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट के बारे में भी हम पढ़ा दिया कि ये एक्ट था जो ब्रिटिशर ने लाए थे, किसी भी लीडर को 2 साल तक जेल में देने का ये एक्ट था, ठीक है। तो गांधी जी इसका अपोज किए थे, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग के बारे में आपको हम पढ़ा रहे हैं कि 13 अप्रैल को फेमस जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था, और इसमें बहुत सारे विलेजर्स जो थे वो मर गए थे। मार्शल देखिए विलेजर्स को जो पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज्ड है, ठीक है, तो इसीलिए वो पूरा इकट्ठा होकर के आपको प्रोटेस्ट करने लगे। मार्शल लॉ में था कि आप इमरजेंसी लगा हुआ है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब विलेजर्स जो विलेज से आए थे उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, और जनरल डायर ने ये देखिए ये गली है, इस गली से होकर के पार्क में जाने का रास्ता है। तो जनरल डायर ने क्या किया, दोनों गली को ब्लॉक कर दिया, आने जाने के रास्ता को, और वहाँ पे फायरिंग करवा दी। और जनरल डायर का ये भी मकसद था कि वो चाहते थे कि जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह चल रहा है उन लोगों को एक नोट मिले कि हाँ अगर आप सत्याग्रह या कुछ कीजिएगा तो आपको ऐसा ही मार दिया जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है, इस चीज़ को हम नोट्स में आपको बताते हैं। ओके, देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या है या खिलाफत इश्यूज़ है क्या। तो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था, जब ख़त्म हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस वक्त ऑटोमन एम्पायर जो तुर्की में सबसे बड़ा एम्पायर था, वहाँ पे जो थे खलीफा जो है वो हेड थे, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो अंग्रेज़ लोग थे वहाँ के खलीफा को हटा देते हैं, और ये र्यूमर्स फैल जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट होगा ये खलीफा के साथ, और इम्पोज खलीफा को हटा दिया जाएगा। तो मुस्लिम में देखिएगा कि खलीफा जो थे वो हेड कहलाते थे। इसलिए क्या हुआ कि खिलाफत कमेटी बनाया गया मुंबई में, और उसके हेड को कौन थे, तो दो ब्रदर्स थे, दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने मूवमेंट चलाना शुरू किया ब्रिटिश के ख़िलाफ़, जो और तुर्की में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे खिलाफत खलीफा को तख्त से नहीं हटाना चाहिए था, या जो खिलाफत जो रूल चल रहा था ऑटोमन एम्पायर का तुर्की में, उसको हटाना नहीं चाहिए था। तो इसके खिलाफ इन दोनों भाइयों ने क्या किया, एक खिलाफत कमेटी बनाया मुंबई में, और इसका अपोज इंडिया में करना शुरू किया। और गांधी जी से मिले, गांधी जी भी इसका बहुत फुल सपोर्ट किए कि हाँ, गांधी जी ये चीज़ जानते थे कि इंडिया में अगर मैसिव प्रोटेस्ट करना है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करना है, तो हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर करके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मुस्लिम का सपोर्ट करने लगे, ये खिलाफत मूवमेंट का, और जिससे क्या हुआ कि मुस्लिम लोग भी आ गए और हिंदू लोग भी आ गए, और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो ये कलकत्ता सेशन में जो 1920 में हुआ था। अब कलकत्ता सेशन क्या होता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था तो हर साल इसका एक मीटिंग होता था, उसी को हम लोग सेशन बोलते हैं। तो ये जो कलकत्ता सेशन 1920 में हुआ था, तो उसमें गांधी जी ने कन्विंस किया अदर लीडर को कि हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और उसमें सपोर्ट करना चाहिए खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, और दोनों मूवमेंट को मिला के हम लोग को स्वराज मतलब आज़ादी मिल सकता है अगर सबको मिल करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो देखिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ये है क्या नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। आखिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये पेज नंबर 3 है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के पे इतना फोर्स गांधी जी क्यों दे रहे थे, तो उनकी एक बुक है हिंद स्वराज, उन्होंने 1909 में गांधी जी ने लिखा था उसमें कि अब ब्रिटिश लोग जो इंडिया पे रूल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इंडियन के सपोर्ट के वजह से रूल कर रहे हैं। अगर इंडियन लोग सपोर्ट ना करें, रिफ्यूज़ कर दें ब्रिटिश का सपोर्ट करना, तो विद इन 1 ईयर मतलब 1 साल के अंदर ही इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश लोग इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इंडियन लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ब्रिटिश का, तो आज़ादी बहुत आराम से हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो क्या क्या स्टार्टिंग में क्या हुआ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, ये देखेंगे। तो पहला यहाँ पे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो जो भी टाइटल्स थे गवर्नमेंट के अवार्ड जो दिया गया था उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया, मतलब वापस कर दिया गया। जैसे आपको जो भी मतलब अंग्रेज़ लोग टाइटल देते हैं ना कि हाँ, जैसे नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अब रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो वो सब वापस कर दिया गया। फिर बाइकॉट किया गया। बाइकॉट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना या किसी चीज़ का अपोज करना। तो सिविल सर्विस को अपोज किया गया, आर्मी में लोग नहीं जाने लगे, पुलिस में कोर्ट को अपोज किया गया, पुलिस को अपोज किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग नहीं जा रहे थे, स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने के लिए नहीं जा रहे थे, वो लोग अंग्रेज़ के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, देसी स्कूल में पढ़ेंगे, फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग अपना जॉब छोड़ दे रहे थे। अभी का टाइम ऐसा है कि लोगों को कोई भी जॉब मिलेगा तो वो कर लेंगे, और उस वक्त क्या था कि लोग अपना जॉब छोड़ दे रहे थे। वकील जो थे वो कोर्ट में नहीं जा रहे थे, आर्मी में लोग नहीं भर्ती होना चाह रहे थे। तो कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। देखिए ये इनका थिंकिंग था कि अगर हम लोग गांधी जी का थिंकिंग था कि हम लोग ये सब चीज़ को बाइकआउट करेंगे तो हम लोग को 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस लीडर जो स्टार्टिंग में इसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आएगा, अगर लोग सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर वो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ऐसे भी इंडिया में बहुत गरीबी है, और जॉब छोड़ देंगे लोग, स्कूल में उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, फॉरेन गुड्स नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो पहनेंगे क्या, बहुत सारा प्रॉब्लम है।
तो शुरू में तो ये अपोज कर रहे थे कांग्रेस लीडर, लेकिन फिर काउंसिल इलेक्शन हुआ, उसमें नवंबर में 1920 में ये कांग्रेस लीडर जो है क्यों अपोज कर रहे थे, क्योंकि वहाँ काउंसिल इलेक्शन होने वाला था और कांग्रेस लीडर चाहते थे कि हम लोग इलेक्शन में जीत जाए और पावर मेरे हाथ में आ जाए और फिर हम लोग डिफेंड करें और चेंज लाएं पॉलिसीज़ में, और क्रिएट बाय ब्रिटिश जो रूल रेगुलेशन लाया है उसको हम चेंज करें। ये कांग्रेस लीडर्स का सोच था। लेकिन देखिए ये लिखा हुआ है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, NCM, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वुड क्रिएट पॉपुलर वायलेंस। और ये कांग्रेस लीडर सोचते थे कि अगर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अगर हम लागू कर देते हैं तो लोग जो है वो वायलेंस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ये खाने पीने का दिक्कत हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि कांग्रेस सेशन में नागपुर में जो हुआ था, कांग्रेस सेशन कब हुआ था, देखिए 1920 में हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस लीडर मान गए कि चलो ठीक है ये भी करके देखते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करके देखते हैं, 1 साल में अगर आज़ादी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे पेज नंबर 4 में आ जाइए। एक मिनट, ये पेज नंबर 3 था, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक 1 कंप्लीट हो जाता है आपका, टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे कुछ हम डाटा दिखला दे रहे हैं आपको कि ये तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, हाँ देखिए बाइकॉट्स का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा। बाइकॉट मतलब होता क्या है, महात्मा गांधी ने रिफ्यूज़ कर दिया था फॉरेन गुड्स को। और यहाँ पे देखिए ये फिगर दिखलाया जा रहा है कि फॉरेन गुड्स, फॉरेन विदेशी कपड़ा हम यूज़ नहीं करेंगे, और जो खादी क्लॉथ होता था उसको बना करके देसी कपड़ा यूज़ करेंगे। देखिए गांधी जी इसीलिए कपड़ा बहुत कम पहनते थे, विदेशी कपड़ा नहीं पहनते थे, उन्होंने अपोज किया था इस चीज़ का। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये सेकंड टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।